अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे इस रीजन के हवाले से और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 1-2 हफ्ते से हम तब्दीलियां देख रहे हैं, स्पेशली हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ जी, अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स बढ़ रही होती हैं तो उसका असर डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ता है। उससे मुल्क के हालात हो, हमारी इकोनॉमी हो और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हमारे इंटरलिंक्ड हैं आपस में। ड्यूरन लाइन या हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन क्या है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन किया हुआ है सीनियर एनालिस्ट और आप लोग देखते रहते हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर कमर चीमा साहब। आप लोग सब जानते हैं उनको, अपना यूट्यूब भी चलाते हैं, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी चैनल्स पे भी आप उनको देखते हैं। चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर भाई। चीमा साहब, एक तो डायरेक्टली आपसे इस बात पे मैं आऊँगा कि एक मिनट, मेरा ख़्याल नाम आपका मैंने लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ तो आपसे ये मैंने पूछनी है चीमा साहब कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक नई वेव आई है टेररिज़्म की, क्या वजह हुई है? क्योंकि हमारे फोर्सेस के बाबर इफ्तिखार साहब थे, उससे पहले आसिफ गफूर साहब थे। उनकी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुना करते थे और हालात भी बेहतर थे, सिर्फ उनकी बातें नहीं थी लेकिन हालात बेहतर थे। एकदम से क्या हो गया कि 1 महीने के अंदर-अंदर हमारी फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर के अटैक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान और हमारा पुराना फाटा, क्या ऐसा एकदम हुआ कि ये जो लोग थे ये एक्टिव हुए हैं और इन्होंने हमारे फोर्सेस को अटैक करना शुरू किया है? जी, बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना भी हम ये समझते थे ना कि टेररिस्ट नेटवर्क जो है, ये देखें, ये डाउनग्रेड तो हुआ है, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक जी। है? और ऑब्वियसली इनका जो हाइडआउट्स थी, उन पे हमले हुए बलूचिस्तान में, केपी में, कराची में। इनके जो मेजर कनेक्शंस थे, वो तो तोड़े गए। पाकिस्तान ने कुछ काइनेटिक ऑपरेशंस कर के ज़रिए नॉर्मली आपको पता है ये जो फंडिंग-शंडिंग करते हैं, ये कोई हुँ, बैंकिंग हुँ। चैनल्स के ज़रिए तो उस तरह नहीं करते, लेकिन फिर भी डिस्करेज किया गया। सो ओवरऑल जो है हुकूमत ने काम तो बहुत किया। जी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये एक सोच का नाम है, ये जो दहशतगर्द हैं, ये सोच रखते हैं, एक नज़रिया रखते हैं और जो भी आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स होते हैं, हुँ। वो टेक्निकली अ, वो इस तरह के नहीं होते, जिस तरह आप ये समझें कि ओवरनाइट खत्म हो जाएँगे। आपको नज़रियात मारने के लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं ना कि जितनी भी ये जो रिलीजियस नेटवर्क्स हैं, इनको तो हुकूमत ने बाय फ़ोर्स डराया है, ठीक है? इनको ये उस तरह नहीं है कि ये भूल गए हैं या ये समझते हैं कि आइंदा हमने पाकिस्तान उन उन एलिमेंट्स के खिलाफ हमला नहीं करना जो उनके खिलाफ है। वो आज भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सही नहीं है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, यहाँ पे जजेस हैं, वकील हैं, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, ये सारे के सारे जो हैं, ये वो समझते हैं ये काफ़िर हैं। आपको पता है ये आप उनकी अगर माइंडसेट देखें, ख़ास करके फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मेजर है ना ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ से हमले होते हैं, या जी। तो आपके एथनिक ग्रुप्स हैं, फिर मिलिटेंट्स हैं, फिर सेक्टेरियन है। तो ये एग्ज़ैक्टली। जो मिलिटेंट्स एंड जो सेक्टेरियंस एलिमेंट्स हैं, इसमें ये है कि जो आपको पता है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, जो जी, ये हैं, फिर मिलिटेंट्स हैं, जो टीटीपी वगैरह हो गई हैं, जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, जी, इनमें जो सेक्टेरियन और जो वैसे टीटीपी वाले हैं, ये सारे के सारे ये समझते हैं रियासत को, ये समझते हैं हमें काफ़िर समझते हैं बिल्कुल। और ये समझते हैं कि इनको जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, भले सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, ये जो जी, निज़ाम बिल्कुल। है, ये जजेस, ये और फ़ौज। ये डायरेक्टली चीमा साहब एक ये बात भी कर रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कुफराना किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको तो हम मानते ही नहीं है, इसको हटा दें और कोई मतलब शरिया लॉ जो है, इसकी भी तो डिमांड इनकी तरफ से आती है। देखिए, ये जो डिमांड्स हैं फ़खर साहब, ये इंतहाई इल्लॉजिकल सी डिमांड्स हैं। जी, बिल्कुल। इनसे कोई बात नहीं हो सकती जी, ना ही बात करनी चाहिए। ये तौहीन है पाकिस्तान की अवाम की। जी, देखिए, पाकिस्तान की अवाम ने हर रोज़ जानें दी हैं, फ़ौज पाकिस्तान ने, बिल्कुल। पुलिस ने, सब ने जानें दी हैं। ये तौहीन है, एक ही हल है इनका डंडा पीर,
और इनको ठीक करें और अवाम के अंदर जो थोड़े बहुत सिंपथाइजर इनके मौजूद हैं उनको भी निकालें बाहर। और देखें, आपने 22-24 करोड़ की आबादी है, आप 5,000 10,000 बंदे के होस्टेज तो नहीं बन जाएगी 24 करोड़ आबादी। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो हमें भी पता है हमने क्या करना है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अफगान तालिबान हमारी मदद कर देंगे। मैं तो अफगान तालिबान एग्जैक्टली सर, ये पॉइंट बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और इसी के ऊपर मैं आना चाह रहा था कि हम उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी, और सर ये हम क्यों समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी जो है ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। हालांकि दोनों की अगर आइडियोलॉजी को आप देख लें या दोनों की डिमांड्स देख लें तो उन्होंने वहां भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जैसी भी थी, अशरफ गनी की कमजोर डेमोक्रेसी थी लेकिन थी। यहां पर पाकिस्तान में भी वही है, वहां उसको उन्होंने टेक ओवर कर दिया, उसके बाद ये और ज्यादा शेयर हो गए कि भाई अभी तो हमारी बारी आ गई, हमें ये भी हेल्प करेंगे। तो सर हम क्या मतलब हमारी कैलकुलेशन गलत है, क्या वजह है? देखिए, मैं अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के माइंडसेट से जी सोचूं, जी ठीक है, तो वो शायद ये समझ रहे हैं कि अफगान सरकार जो है उसको चांस दिया जाए कि वो टीटीपी को टेबल पे लेके आए। जी क्योंकि पाकिस्तान ये समझता तो है एट द एंड एट द एंड ऑफ द डे कि भाई कहीं ना कहीं पे शायद जो है वो टेबल के ऊपर अगर टीटीपी आ जाए तो मामलात बेहतर हो जाएंगे जी शायद, और इनको डिसमेंटल कर लिया जाए, और इनको भी पता चल गया है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को एज ए लिवरेज इस्तेमाल करेंगे, और पाकिस्तान को आज या कल या परसों या साल बाद या 4 साल बाद इस टीटीपी के एक-एक बंदे को फड़काना ही पड़ेगा। हम्म, ये इस नेटवर्क को और एट होम इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिस तरह हमने वायर लगा ली है। जी हमने अफ़गानिस्तान जो बलूचिस्तान में चीज़ें की हैं, और मैं जी तो इस हद तक मैं कन्विंस हूँ इस बात के, पाकिस्तान को ड्रोन स्ट्राइक करने चाहिए अफ़गानिस्तान में। ये जो कल भी शेख रशीद में देख रहे थे, वो कह रहे थे जनाब कि वो कुन्नड़, नूरिस्तान और बिल्कुल सारा, अच्छा ये जो एरिया ये तो हक्कानीज़ का एरिया है। बिल्कुल ये एरिया तो हक्कानीज़ का एरिया है। हक्कानीज़ जो है वो अमेरिकन्स भी पूरी दुनिया पिट के मार गई। वो कहते हैं जी वेरिटेबल आर्म है पाकिस्तान की, और ये करते हैं, वो करते हैं, और बड़ी सारी बातें इनके बारे में होती हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि हक्कानीज़ के एरिया में टीटीपी बैठी हुई है। हम्म, आप उनको टेबल पे भी नहीं लेके आ पा रहे। वो यूनिलैटरली सीज़फायर विथड्रॉ कर लेते हैं। हम्म, वो लोन वुल्फ फिनोमेनन को फॉलो कर रहे हैं। हम्म, वो आपके इस्लामाबाद के दिल पे हमला करते हैं। वो बिल्कुल लाहौर में चलो वो टीटीपी वाले नहीं थी, ये बलोच आर्मी थी। बीएलए नहीं बलोच नहीं, ये बलोच रेजिस्टेंस आर्मी थी, आई थिंक इसका क्या नाम मुझे भूल गया है। ब्रास है, एक बीएलए है और नहीं, ये एक बिल्कुल नई जी जी जमात बनी है 10 जनवरी को इसी साल 10 जनवरी को नई जमात बनी है, आउट ऑफ ऑल दोज उनसे बनी है। मैंने कल बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, सॉरी। जी जी तो इन ये और इन्होंने एक 19 जनवरी को हमला किया है, एक उन्होंने अभी हमला किया है। सो ये बिल्कुल एक नया ग्रुप बना है। सो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि हमें इसको ऑफेंसिवली डील करना है। हमें लेकिन लेकिन चीमा साहब आपकी ये वाली बात तो सही है कि ऑफेंसिव डील करना है, लेकिन इमरान खान साहब हमेशा से उनका एक ये नैरेटिव रहा है कि बातचीत के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती, बल्कि उन्होंने अभी अफगान तालिबान की मिसालें उसके बाद दी हैं, जब से मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2-3 माह पहले तक वो यही कहते रहे कि मैं तो पहले भी कहता था कि टेबल पे आके बात करेंगे। लेकिन क्या लगता आपको ऐसा है कि जो वहां के बेशक हक्कानी नेटवर्क हो या बाकी लोग हो वहां की हुकूमत के, कि वो इनको इतना फोर्स करेंगे कि इनको कहेंगे कि आप पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे, वो कहेंगे भाई हमारी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी में तो फर्क ही नहीं है। मतलब टीटीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ सिर्फ टीटीपी भी टाइम बाय कर रही है और अफगान हुकूमत भी टाइम बाय कर रही है। राइट एक्चुअली कुछ भी नहीं होना, होना यही है कि आपको लड़ना पड़ना है। ओके आप सिर्फ अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज होने दें। आप इनको देखिएगा, और साढ़े पंजाबी कहते हैं अखा मथे ते धर लैंदे, इन्होंने अखा मथे धर लैनियां ने साढ़े। और इन्होंने इन्होंने हमें देखे ना, वो इनको तो हम भाग भाग जा रहे हैं। अभी एनएसए साहब जो हैं वो अफगानिस्तान नहीं गए, ठीक है। मेरा ख्याल है वहां प्रोटेस्ट हो रहे थे, सर हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट सर मैं हैरानगी मुझे इसलिए हुई कि पुराने अफगान फ्लैग के साथ वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे तो वो अफगानी फ्लैग जो आप किसी साइकिल वाले बच्चे की वीडियो आपने देखी होगी कि उसको उतार के और 2 चपेड़े भी लगाई थी, लेकिन वो उस अफगान फ्लैग को लेकर और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कर रहे हैं। वैसे किसी को प्रोटेस्ट करने नहीं देते, खवातीन कर रही थी तो उसके ऊपर मिर्चों का स्प्रे किया, लेकिन उनको प्रोटेस्ट करने दिया जो एनएसए के खिलाफ चल रहा था।
देखिए ना वो ये गेमर है बेसिकली, आप इन जी। पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये आप देखिएगा जिस तरह उन्होंने इमरान खान, अच्छा हमारी हुकूमत को भी तो पता नहीं की चा चढ़े हैं, ऐवें ही जान के हम उनकी मदद करना चाहते हैं। सर अच्छा मामे बनने का हमें बड़ा शौक है, वो मतलब वो पंजाबी का लफ्ज़ है, अच्छा मामा होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब बड़ा एक आप मामू होना बड़ा एक बहुत आप बड़ा जैसे एक अच्छा। जी, जी। आप बेहतर बता सकते हैं फ़खर साहब। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बार-बार इमरान खान अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद का ज़िक्र करके शायद खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून एलिमेंट्स हैं, उनको मज़ीद एक सप दे रहे हैं कि जी, देखो इमरान खान कितना अच्छा है, वो तो अफ़गानिस्तान के भी लोगों की मदद करना चाहता है। तो ये वो पश्तून जो सेंटिमेंट्स हैं, ये जी। उनको विन करना चाहता है। गो के वो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान को एक चीज़ समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप जो भी बोलते हैं, मैंने वैसे हुँ। रिसेंटली किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये खान साहब कोई तकरीर वग़ैरह इनको लिख के देते हैं, तो मुझे एक द पर्सन हू इज़ वेरी क्लोज़ टू इमरान खान, उनके इर्द-गिर्द घूमते हैं जी, जी। अक्सर, तो उन्होंने कहा यार हम इनको स्पीच आती है फॉरेन ऑफिस से, ये पढ़ते ही नहीं है और ये ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं और कई दफ़ा पढ़ लेते हैं अगर प्रॉम्प्टर-श्रॉम्प्टर सामने हो, रूटीन में वो कहता नहीं पढ़ता वो। तो ख़ासकर ये जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत सारे डेलीगेट्स ने बड़ा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, जी, जी। लेकिन उन्होंने बड़ा गुस्से का इज़हार किया इमरान खान साहब के हवाले से कि इन्होंने क्या बातें की हैं। सो इमरान खान को ये देखना है कि एवें ही वो जिन्होंने ना वट-वट चढ़-चढ़ के अफ़गानिस्तान की मदद करने से आपको कुछ नहीं मिलना। जी, जी। भई आप अपने अंदर सोचो, हमारे तो एक एम्बेसडर लेवल को डील करना चाहिए अफ़गान तालिबान को, एम्बेसडर से, इससे बढ़ के नहीं, या मैक्सिमम जी, वैसे अगर सादिक साहब डील कर लें जो हमारे जी, रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिल्कुल। सादिक खान साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन सर देखें अफ़गानिस्तान की एक हिस्ट्री ये रही है, वो बेशक आपस में एक-दूसरे को मारे, काटे, कुछ भी कर लें, लेकिन बाहर के किसी लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करते और स्पेशली पाकिस्तान से तो मतलब मेरा जो अभी मतलब तालिबान के आने के बाद एक 2 दफ़ा जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो चीमा साहब वो लोग बड़े मतलब इरिटेट होते हैं। मैं उनसे कहता भी था पश्तो में, मैंने कहा यार हमने आपका बिगाड़ा क्या भाई? अभी भी आपके 4 मिलियन लोग इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं, हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक और बर्डन है इस चीज का, हुँ। रोजगार की वजह से। मैंने कहा इसके बावजूद गाली आप हमें दे रहे होते, क्या भाई आपका पासपोर्ट, हालांकि मैं कहता था कि भाई मैं पाकिस्तान से आया हूं और मैं स्पेशली कहता था, मैं ये नहीं कहता था कि मैं खैबर पुख्तनख्वा से, मैं उनको कहता था मैं इस्लामाबाद से आया हूं, जिन हुँ। लोगों को नहीं पता होता। मकसद ये है सर कि अगर मतलब हम क्यों मिसहैंडल करते हैं चीजों को, वो अफगानिस्तान का मसला हो, ईरान के साथ हमारे मसाइल हो, हिंदुस्तान के साथ हो, यानी इर्द गिर्द के, इवन चाइना के साथ हो, सर हम क्या अभी तक सीखने के अमल से गुजर रहे हैं या सीखना ही नहीं चाहते? देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि एट टाइम्स जो हमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना फ़खर साहब, जी, वो एक तो इतनी मैच्योर नहीं है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो टाइम गुज़रता है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इन जी, चीज़ों को देख कर के गुज़रता है। इनका जो जनरल ऑब्जर्वेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो इनके अपने पर्सनल बिहेवियर या ओवरऑल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होती है किसी इश्यू की, उस हवाले से है। जी, जी, जो स्टेट होती है, जो फॉरेन ऑफिस होता है, जो अदारे होते हैं, वो बिल्कुल एक और एंगल से चीज़ें सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक इंस्टीट्यूशनल एक मेमोरी होती है हर अदारे जी, की। फॉर जी, एग्ज़ाम्पल, अगर रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, मैं आपको कितना कुछ बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप जी, फॉरेन ऑफिस में चले जाएँगे, जो रशिया डेस्क बना हुआ है या जो एससीओ को देख रहे हैं वहाँ पे, या जो बिल्कुल, बाकी सेंट्रल एशिया को देख रहे हैं, वो पूरी आपको हिस्ट्री एक-एक दिन की बताएँगे कि एग्जैक्टली। कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ, एनालिसिस हर चीज़ होगी। हमारे जो एम्बेसडर वहाँ बैठे हुए हैं, वो चीज़ें दे रहे हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर मस्ट लिसन टू द फॉरेन ऑफिस। जी, बिल्कुल। इससे मज़ा आता है। आप देखें ना, अगर आप ये जो भड़के-चढ़के वाली तकरीरें होती हैं ना, ये एक आधी जी, जगह पे चल जाती है। जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के हवाले से हमने कह दिया जी कि वो आमद नहीं देंगे, हम ये नहीं हाँ, करेंगे। बिल्कुल, वो बिल्कुल, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। पहले उन्होंने कहा अपना एनएसए मोहित ने कहा कि जी हमने अड्डे माँगे कि नहीं गए। फिर उन्होंने कहा जी हमसे अड्डे माँगे गए थे। तो अभी तो थैंक्स टू मीडिया कंट्रोल है, इतनी ज़्यादा इनकी ले-दे नहीं होती। अगर ये प्रॉपरली मीडिया फुल फुल आज़ाद हो जाए, 100% आज़ाद हो जाए, तो हुँ, ये तो तया-पाचा करते हैं इनका। सो क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, जी, दे आर नॉट इंडिविजुअल पीपल, दे रिप्रेजेंट द स्टेट। अगर शाह महमूद कुरैशी ये कह देंगे कि मैं टोलो न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कि मैं ये अल-कायदा के सवाल को, ओसामा बिन लादेन के सवाल को मैं स्किप करना चाहता हूँ, जी, आई विल लेट इट पास। तो ये ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग, ही इज़ नथिंग हिमसेल्फ, ही इज़ यस, रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। ये यस, हमारे लोगों ने, हमारे लॉ एनफोर्समेंट के अवाम ने जो जानें दी हैं यार अल-कायदा से लड़ाई में, जंग में, बिल्कुल। बात तो उनकी हो रही है। आपका क्या है? आपने तो वही
जो है मुल्तान की चुंगी नंबर 9 पे जाके सर आप पीरी मुरीदी से आपको मतलब करोड़ों अरबों रुपया मिल जाता है, फैमिली आपके बच्चे वगैरह। मैंने सुना है वाशिंगटन डीसी में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां उनकी लगी हुई हैं कुरैशी साहब की। खुद जिसकी भी हुकूमत आती है तो कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर की सीट उनके लिए पक्की होती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या अभी इमरान खान साहब की। लेकिन चीमा साहब एक चीज और है कि हम अपने इंटरनल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर क्यों फोकस नहीं होते? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अगर हम पिछले 2-3 में इतना तो मतलब नहीं समझता, लेकिन आपने जिस तरह बात की फॉरेन ऑफिस आना जाना हो या फिर कुछ चीजें कवर करनी हो, उससे जो सुनने या देखने को मिलता है या फिर मतलब आप जैसे और बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे सीखता हूं। लेकिन क्या हम अपने एक्सटर्नल मतलब डिप्लोमेसी में तो हम वीक है, लेकिन क्या इंटरनल मैटर्स के ऊपर भी हम एक साथ नहीं बैठ सकते कि अपने मसाइल हल कर लें? या टीटीपी के खिलाफ हमने क्या करना है, या बाकी अगर बीएलए है या कोई और फोर्सेस है जो बलूचिस्तान में हमें मतलब मार रही है, तो उसके खिलाफ हमारी कौन सी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यार ये चीज हमने खत्म करनी है, क्योंकि ये मुल्क इसके साथ मजीद नहीं चल सकता। देखिए, मेरा ख्याल है इंटरनली तो हमारी कोहेजन कोई इतनी है नहीं है। जी हम क्योंकि हमारे मसाइल हैं कि हमारे सियासतदान भी एक-दूसरे के साथ मिलके बैठना नहीं चाहते जी और दिस इज़ वेरी अनफेयर ना। और दूसरा ये है कि ये चीज़ें तो हैं फ़खर साहब अनफॉर्च्यूनेटली। लेकिन और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये जी इसका जो ताल्लुक है ना वो वक़्त ही है मैं समझता हूँ, वक़्त बताएगा कि कब चीज़ें बेहतर होंगी, कब कैसे निज़ाम बेहतर होगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी अगर हमने इसी तरह इमैच्योरिटी का इज़हार किया। जी या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत पावरफुल हों इन टर्म्स कि उनकी इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा हो, वो बड़ी 2/3 मेजॉरिटी लेके आएँ, तो जी ठीक है, जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब इंडिया में बैठ के परवाह ही नहीं बिल्कुल। करते किसी की और अकेले ही फैसले किए जा रहे हैं, ऑपोज़िशन चला रही है। जी मीडिया भी इतना डिपेंडेंट हो गया कि मीडिया को भी मोदी साहब की साइड लेनी पड़ती है, इतना बिल्कुल। मीडिया मोदी साहब पावरफुल है। सो द पॉइंट जी यहाँ बिल्कुल। पे ये हो, जब आपकी सिंपल मेजॉरिटी भी ना हो, आप छोटी-छोटी इस तरह करके आएँ, तो आपका काम है सबको ये बेसिकली मैं कल भी एक टीवी पे बैठ के बात कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर हमारे लोगों के रवैये जमहूरी रवैये नहीं हैं। जी यहाँ पे सियासतदानों को चीज़ें मैनेज करके दी जाती हैं, चीज़ें मैनेज मिलती हैं। जी ये डिपेंडेंट हो चुके हैं सिस्टम के ऊपर और जी अदारों के ऊपर। ये इन्होंने अगर पार्लियामेंट भी चलानी है, तो ये पार्लियामेंट चलाने के लिए या तो आपका डेमोक्रेटिक बिहेवियर होना चाहिए जी बिल्कुल। या फिर पीछे डंडे की ताकत होनी चाहिए। तो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट्री जो जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, वो ज़रूरी नहीं है। डंडे को साथ ले लो और जाके सबको जो है वो कन्विंस करना शुरू कर दो, ये चीज़ें अच्छा, मैनेज जी। चीमा साहब जो इदारे इनको मैनेज करके देते हैं, मतलब इस हुकूमत में तो इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद मुझे लगता है कि उन इदारों के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, आप यहाँ रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में, मतलब हम रोज मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, महंगाई के मसाइल हो, आईएमएफ के साथ डीलिंग हो, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से बात हो, या फिर हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, या फिर हमारी डिप्लोमेसी हो, सारी चीजें, क्या उन लोगों को भी अब लगता है कि यार हमें इस चीज से पीछे नहीं हट जाना चाहिए कि बस एनफ इज एनफ, भाई हमारा जो काम है हमने आपको मुल्क के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करके देनी है, ये पार्लियामेंट आप जाने, आप एक दूसरे को डंडे मारें, एक दूसरे को गालियां दे, या एक दूसरे को जिसे कहते हैं गिरबान पकड़ लें, लेकिन हम अपना काम करेंगे, हम इससे निकलना चाहते हैं। तो क्या ये मुल्क उसके बगैर नहीं चल सकता? नहीं मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क वैसे चल सकता है। जी ये इस मुल्क को चलने के लिए जो चीज़ चाहिए मेरा ख्याल है वो एक ही है सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए जी और सिविलियन सुप्रीमेसी विद अकाउंटेबिलिटी विद प्रॉपर जिसे आप कह लेना कि हमें अगर हमें आगे की तरफ जाना है तो एक तो सिविलियन सुप्रीमेसी विद प्योर डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स आप तब तरक्की कर सकते हैं। अब जी आप ये नहीं तरक्की कर सकते और अभी जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है ये जी तो सारा आर्टिफिशियल है। देखिए जमहूरियत भी है, पार्लियामेंट भी है, डेमोक्रेटिक सेटअप भी मौजूद है लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल है। क्योंकि आपको आपको आप हमारे जो सियासतदान है ना, इनका डिक्टेटरशिप के ज़माने से एक बड़ा गंदा बिहेवियर डेवलप हो गया है। जी कि इनको ये या तो ये चीज़ें मैनेज्ड मिलती हैं या ये कहते हैं कि मैनेज करके दें। जी अदरवाइज़ ये समझते हैं कि वैसे हमारा निज़ाम नहीं चलता। ये खुद इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अपने ले और दे करती थी। आज भी लोग उनको याद करते हैं। इतनी बिल्कुल। बड़ी 18वीं अमेंडमेंट उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से आज पाकिस्तान में कौन-सी ऐसी सियासी हुकूमत है जो 2/3 मेजॉरिटी कर सकती है, पैदा कर जी सकती है, ले सकती है किसी भी लेजिस्लेशन के लिए। आपने सदारती निज़ाम भी अगर बदलना है, लाना है, कुछ करना है,
तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि आप बिल्कुल। कभी भी हासिल नहीं कर सकते। और अभी अब आप इमेजिन कर लें कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के अंदर 18वीं बिल्कुल। अमेंडमेंट, 15th अमेंडमेंट का ज़िक्र है, और वो क्या ज़िक्र है बेसिकली? जो अगर मैं सोचूँ, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, क्या जी, होगा उसके अंदर? वो यही होगा कि कुछ सेक्शंस 18th अमेंडमेंट के रिवर्स करें, ठीक है? या आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उस चीज़ से, ठीक है जी, जी? अब वो चीज़ें जो हैं वो बाहर तो नहीं आ सकती, अगर ये बाहर लेके आएँगे तो शोर डल जाएगा, और पीपल्स पार्टी भला इनको लाने देती है वो चीज़ें, सूबे खुद मुख्तार हैं। अब वो ये बिल्कुल। जो टेक्निकली तो सारा जो सिस्टम है ना वो आर्टिफ़िशियल है। आर्टिफ़िशियल इन अ सेंस ये है कि अगर आप सूबों को आज़ादी देते हैं, तो हुँ, सूबे अपनी मर्ज़ी करते हैं। अब आपने क्योंकि मरकज़ में बैठ के चीज़ें माइक्रो मैनेज करनी होती हैं, तो जी, कहते हैं बजट, मरकज़ को बजट ज़्यादा दें। भाई मरकज़ देखिए, वो बेस्ट गवर्नेंस वो क्या कहते हैं, वही होती है जिसमें बिल्कुल। जो है, जो पावर्स हैं वो डेलीगेट होती हैं, डिवॉल्व होती हैं। अगर मरकज़ ताकत लेके बैठा होगा, आज भी मरकज़ कहे कि मुझे और ताकत दें, मुझे और पैसा दें, तो निज़ाम ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी, आपका जो सिक्योरिटी की डेफिनिशन बदल दी है आपने, हमने खुद ही डेफिनिशन 2022 में बदल दी है। जी, जिसमें सारी बात है इंसानी सिक्योरिटी, इंसान जो है वो हमने टॉप ऑफ द लाइन रखे हैं, प्रायोरिटी। बट प्रायोरिटी रखी है। सो हमें डिफेंस के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों में मेरे ख्याल है रीथिंक कर रही है पाकिस्तान की स्टेट, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन एट द एंड जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सियासतदानों को मैनेज्ड सिस्टम से अवॉइड करना चाहिए, और एक अच्छे डेमोक्रेटिक बिहेवियर से के ज़रिए मुल्क चलाना चाहिए, ताकि चीज़ें एक नेचुरल वे से चलें, एक नेचुरल फ्लो हो, ना कि हम हर चीज़ को देखें कि ये मैनेज हुई है। हम पसंद करते हैं मैनेज करना। जी। मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ कोई चीज़ सरकारी दफ्तर में लेना, तो मैं सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करूँगा, मैं फ़ोन कराऊँगा पहले किसी को। डायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू। बिल्कुल, देखिए ना, आपकी बात ये हर जगह चलता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा चलने लग पड़ा है। जी। नहीं, ये बिल्कुल चीमा साहब आपकी ये बात सही है कि हमें आदत इस तरह की हो गई कि हम अगर किसी ऑफ़िस में भी जाना है तो पहले किसी दोस्त यार को फ़ोन करते हैं, यार यहाँ पे कोई है फलाँ मिनिस्ट्री च बंदा कोई जाने वाला है। कहते हैं अच्छा है, अच्छा फलाँ से मिल लेना। तो ये हमें आदत हो गई, ये आपकी बात सही है। लेकिन एक आखिरी सवाल है, एक तो ये है कि हमें लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं सर। मतलब हम जो भी कह दें, 18 अमेंडमेंट को हम रिवर्स करा दें या कुछ और कर लें। हालाँकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ था 18 अमेंडमेंट के हवाले से और मेरे ख्याल में बेहतर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें उसके अंदर हुई हैं। उसको रिवर्स करने के अलावा भी हमारे पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा कि हमारे डिफेंस के साइड के जो हमारे भाई लोग हैं, वो कहते हैं कि यार शायद उनको उस तरीके से जो है वो उनके पास अथॉरिटी पता नहीं कम हो गई कि क्या चीज़ कम हो गई कि वो कहते हैं कि यार 18 अमेंडमेंट अगर इसको रिवर्स कर लें। लेकिन क्या आइंदा लास्ट मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स में लोग हमें सीरियस लेना शुरू करेंगे इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर या इसी तरीके से हम डाउनफॉल की तरफ ही जाते रहेंगे? देखिए, दुनिया हमें सीरियस तो लेती है, ये नहीं है जी, कि हमें सीरियस नहीं लेती। जी, जी। वजह ये है कि क्या हम भी अपने आप को सीरियस लेते हैं कि नहीं लेते? ठीक। दुनिया हमें सीरियस लेती है। देखिए, पिछले 15 साल में फ़खर साहब जिस तरह हमने दहशतगर्दी से लड़ाई की है, जी, बिल्कुल। अब आप देख लें ये पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जो दहशतगर्दी के जो इवेंट्स हुए हैं, बिल्कुल। 2013 के बाद 2020 में सबसे ज़्यादा हुए हैं। और अगर एग्ज़ैक्टली। आप 2006, 7, 8 में चले जाएँ तो उस वक़्त क्या हालत थी, रोज़ बम 5 जहाँ। से 13 के दरमियान तो ख़ैर बहुत मतलब एक मैं सो कहता हूँ बहुत ही चीज़ें खतरनाक बेहतर किस्म हैं, का दौर था। चीज़ें बेहतर हैं, ये नहीं है कि चीज़ें बेहतर नहीं हैं, बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो चीज़ सबसे बड़ी मुझे नुकसानदेह लगती है वो ये जी, है कि जब तक तमाम अदारे अपनी लिमिट्स में रह के काम नहीं करेंगे, एक बिल्कुल। अदारा दूसरे में जाके इंग्रेस करेगा, दूसरा अदारा तीसरे पे जाके इंग्रेस करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझेंगे कि जब दिल में करा वो मोम की नाक की तरह मरोड़ लेंगे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चलाएँगे, तब तक चीज़ें नहीं बेहतर होंगी। दुनिया में और ममालिक भी तो हैं, तरक्की कर रहे हैं। वो बिल्कुल। भी तो देख रहे हैं, हम कोई पीछे देखिए ना, मैं अक्सर अब मिसाल देता हूँ कि हमें तो मिला ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट और भारत को मिला एक टी बॉय। टी बॉय बिल्कुल। जो है वो तरक्की करा रहा है, और हमारा जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है उसको समझ ही नहीं आ रही मैंने करना क्या है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम किस तरह चल रहा है। उन्होंने एग्ज़ैक्टली। सिस्टम चला दिया है, वो अदारों के ज़रिए हर अदारा अपनी जगह पे बैठ के काम कर रहा है, और पार्लियामेंट जो है और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, वो लीड कर रहे हैं। जब राइट। पार्लियामेंटेरियंस विद द फोर्स ऑफ द पब्लिक प्रॉपरली जो है वो काम करेंगे, थिंग्स विल बी गुड हियर एज़ वेल। सर बिल्कुल आपकी बात सही है चीमा साहब कि वहाँ का जो टी बॉय है वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता हुआ चल रहा है और हमारा जो स्मार्ट बॉय है
वो माशाल्लाह से ऐसा है कि मुझे समझ नहीं आती कि वो करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन खैर अभी उनका 1.5 साल रहता है और अभी तो पार्टी चल रही है, 1.5 साल और भुगतना है हमने उनको, क्योंकि हुकूमत किसी न किसी शेप में उनकी आगे बढ़ती जाएगी। खैर थैंक यू वेरी मच चीमा साहब फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।